नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू में। और इसमें हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 में धारा 3 से 50 तक है, ठीक है। इसमें हम धारा 1 से लेकर के और धारा 10 तक इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे धारा 11 से लेकर धारा 15 तक, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, सीटें डिसाइड की। धारा 6 के अंतर्गत हमने क्या किया, सीटें डिसाइड की। फिर हमने सीटों के आधार पे वार्ड डिसाइड किए कि वार्ड कितने होंगे। फिर वार्डों में हमने क्या किया, जनसंख्या को बांटा, ठीक है। जनसंख्या को बांट दिया। जनसंख्या को बांटने के बाद अब ये जनसंख्या क्या करेगी, वोट देगी और वोट दे के अपने प्रतिनिधि चुनेगी, ठीक है। तो अब ये चुनाव होंगे, तो ये चुनाव कराएगा कौन, तो यही हम देखेंगे इन धाराओं में कि ये चुनाव कैसे होंगे। तो अब हम बात करते हैं धारा 11 की। धारा 11 में लिखा हुआ है नगर पालिका के लिए निर्वाचन। तो ये निर्वाचन होगा कैसे और कौन करवाएगा। तो सबसे पहले राज्य चुनाव आयोग जो है वो सरकार को सिफारिश करेगा कि आप चुनाव करवाओ। उसके सिफारिश पर राज्य सरकार वार्डों को आमंत्रित करेगी चुनाव करवाने के लिए। और जो चुनाव करवाने की जो सभी शक्तियाँ हैं ना, वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास होंगी, ठीक है। जैसे निर्वाचक नामावली को तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता होगी। सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए कौन होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है हर 5 वर्ष से राज्यपाल के द्वारा। अब देखो ये जो चुनाव होंगे इसके अंदर समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा मान लो सामान्य परिस्थिति है। सामान्य परिस्थिति ये है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले, मतलब धारा 7 के अकॉर्डिंग, धारा 7 में हमने देखा था कि इसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। तो सामान्य परिस्थिति में 5 वर्ष जो इसका कार्यकाल है पूरा होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। एक तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें है कि मान लो अगर कोई नगर पालिका है वो अभी नहीं बनी है, मतलब अभी घोषणा करी है सरकार ने कि भाई ये कोई नगर पालिका है, ये कोई क्षेत्र है और हम इसको नगर पालिका घोषित करते हैं। तो इसके अंदर जो चुनाव होंगे वो इसके निर्माण के 6 माह के अंदर हो जाने चाहिए। तीसरी सिचुएशन ये है कि मान लो कि कोई नगर पालिका है, वैसे तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन ये मान लो कि 3 वर्ष के भीतर ही क्या हो गई, विघटित हो गई, विघटन हो गया। तो अब इसका चुनाव करवाना आवश्यक है। लेकिन ये जो चुनाव होगा ये शेष कार्यकाल के लिए ही होगा और ये जो चुनाव होगा ये भी 6 माह के भीतर करवाना आवश्यक है, ठीक है। तो चुनाव कौन करवाएगा, राज्य सरकार करवाएगी राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश के ऊपर। उसके बाद समय सीमा क्या रहेगी, तो समय सीमा हमने देख ली, सामान्य परिस्थिति में अलग रहेगी और अगर कोई नई निर्माण होता है नगर पालिका का तो उसका अलग रहेगा और विघटन के समय उसका अलग रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके बाद है राज्य सरकार चुनाव आयोग की सिफारिश पर ही चुनाव करवाएगी, ये हमने देख लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर ही राज्य सरकार कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाएगी। और देखो चुनाव के अंदर बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो जो कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास पूरा चुनाव का जिम्मा रहता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अकेला ये कार्य नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो कर्मचारी वृंद कौन उपलब्ध करवाएगा, राज्य सरकार उनके कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी, स्टाफ उपलब्ध करवाएगी चुनाव को करवाने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 12 की। धारा 12 में लिखा हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन। अब प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि अपने कार्य किसी दूसरे को सौंपना, लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व जो होता है वो खुद के पास ही होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग देखो चुनाव करवाने हैं तो चुनाव में बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। चुनाव में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग अकेला नहीं कर सकता। तो इसके लिए इसको क्या होता है, कुछ कार्य जो हैं वो नीचे वाले अधिकारियों को सौंप देते हैं। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, वो मुख्य अधिकारी होता है। अब वो क्या करेगा, अपने कुछ कार्य जो है उप चुनाव आयुक्त को या फिर राज्य चुनाव आयोग के जो सचिव हैं उसको सौंप देगा। चुनाव आयुक्त को और राज्य चुनाव आयोग के सचिव को सौंप सकता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये हो गया कि काम में हाथ बटा है। अब हम देखते हैं धारा 13। धारा 13 के अंतर्गत दिया हुआ है कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी। अब देखो ये कोई नगर पालिका है, इसके अंदर अलग अलग वार्ड बने हुए हैं। अब मान लो ये वार्ड है, वार्ड के अंदर जनसंख्या है, तो जनसंख्या के अंदर तो सभी शामिल होंगे, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, ठीक है, मानसिक विकृत लोग भी होंगे।
लेकिन इन पूरी जनसंख्या में से वोट कौन डाल सकता है? वोट कौन डाल सकता है? तो वयस्क मताधिकार होगा, मतलब कोई 18 वर्ष से ऊपर का होगा वही डाल सकता है। तो इन सब व्यक्तियों को हम क्या करेंगे? छांट लेंगे और छांट करके एक सूची बनाएंगे और उस सूची में इन सब का नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई निर्वाचक नामावली। अब इस निर्वाचक नामावली को तैयार करने के लिए जो राज्य सरकार जो है वो एक अधिकारी को नियुक्त करेगी और उस अधिकारी का क्या नाम होगा? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। तो ये क्या कार्य करेगा? ये प्रत्येक वार्ड के लिए मतदाता सूची होगी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा संशोधित अपडेट किया जाएगा। मतलब मान लो कि कोई व्यक्ति है वो 18 साल का पहले नहीं था लेकिन अभी हुआ है तो उसको संशोधित करके उसको नाम जोड़ा जाएगा। ठीक है, अपडेट किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो मानसिक विकृत हो गए या फिर भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर हैं तो उनको लिस्ट से बाहर किया जाएगा। तो ये सारे काम कौन करेगा? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेगा। और यह प्रत्येक वार्ड के लिए आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त भी कर सकता है कि भाई अलग अलग वार्ड के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए यह अलग से भी नियुक्त कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए अगर राज्य सरकार चाहे तो ये सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की भी नियुक्ति कर सकती है। इसके कार्य भी निर्वाचन अधिकारी के समान ही रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब इस मतदाता सूची, देखो मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं लेकिन इसके लिए पात्र कौन कौन होगा, मतलब कौन कौन व्यक्ति योग्य होगा। मतलब इस वार्ड के अंदर जो वार्ड है इसके अंदर किस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में लिखा जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं? तो इसके लिए पहली योग्यता तो है कि न्यूनतम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति 18 वर्ष जो है वो पार कर लेना चाहिए। दूसरा, सामान्यतः उस वार्ड का निवासी होना चाहिए। जिस वार्ड के अंदर उस मतदाता सूची बन रही है उसी वार्ड का वो व्यक्ति निवासी होना चाहिए। अब ये सामान्यतः निवासी का क्या मतलब है? साधारणतः निवासी कौन होगा? तो इसका जो परिभाषा है वो ये है कि उस वार्ड में उसका या तो कोई घर होगा या फिर उसके पास कोई घर होगा। ठीक है, मतलब किसी किराए पे रह रहा होगा। दूसरा, उस स्थान से अस्थायी रूप से अनुपस्थिति निवास की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगी। मान लो कि इस स्थान से अस्थायी रूप से बाहर रह रहा है तो इसकी जो स्थिति है वो इसको प्रभावित नहीं करेगी। जैसे एमएलए लोग हैं वो अपने बाहर रहते हैं या फिर हॉस्टल में व्यक्ति रहता है बाहर, ठीक है, तो उसकी ये स्थिति जो है इसको प्रभावित नहीं करेगी। अब है योग्यता जो है, इसकी जो योग्यता डिसाइड होगी वो जनवरी के पहले दिन से मानी जाएगी। जब स्टार्ट होता है नया ईयर तो 1 जनवरी से के पहले दिन से, मतलब 1 जनवरी से इसका जो है योग्यता मानी जाएगी। अगर 1 जनवरी को 18 वर्ष का हो गया तो इसको ऐड कर लिया जाएगा मतदाता सूची में। अगर 1 जनवरी को 18 वर्ष का नहीं हुआ तो अगली जनवरी को इसको ऐड किया जाएगा। मान लो कि इस वार्ड में कोई सांसद है और विधायक है, वो हैं तो इसी वार्ड के लेकिन वो रहते बाहर हैं, ठीक है, तो भी वो क्या होंगे? इस मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा जाएगा। कोई व्यक्ति एक बार या एक से अधिक वार्ड में पंजीकृत नहीं हो सकता। किसी अगर कोई व्यक्ति है तो ये खूब सारे वार्ड हैं तो एक व्यक्ति का वार्ड एक व्यक्ति है वो एक ही वार्ड में पंजीकृत होगा, वो 2 वार्डों में नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि किस किस को शामिल नहीं किया जाएगा मतदाता सूची में, किस व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा ये देखते हैं। ये ऑप्शन में पूछ भी सकते हैं। तो उस क्षेत्र में जेल में बंद व्यक्ति, इनको शामिल नहीं किया जाएगा। कोई वार्ड है और इस वार्ड के अंदर कोई जेल है और इस जेल के अंदर मान लो कोई व्यक्ति है और वो कैद है। ठीक है, मान लो यहाँ का व्यक्ति दूसरे स्थान का व्यक्ति है, इस जेल में आके कैद हो गया तो भले इस वार्ड के अंदर ये निवास करता है लेकिन इस जेल में बंद व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, इस वार्ड में मान लो कोई हॉस्टल है तो हॉस्टल में खूब सारे बच्चे रहते हैं जिनका अस्थायी निवास होता है, ठीक है, तो इनको भी वार्ड में मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मानसिक बीमारी के लिए भर्ती रोगी, मान लो कि इस वार्ड के अंदर कोई हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में कोई रोगी आया हुआ है इलाज के लिए भर्ती है तो उस व्यक्ति को इसमें शामिल किया जाएगा मतदाता सूची में? तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेना। और अगर निवास की स्थिति के संबंध में कोई भी भ्रम है तो उसको दूर कौन करेगा? तो राज्य सरकार उसको दूर करेगी। अब हम बात करते हैं धारा 14 की। धारा 14 में दिया हुआ है कि निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरताएँ या अयोग्यताएँ। निर्वाचक नामावली में पंजीकृत रजिस्ट्रीकरण करने के लिए या पंजीकृत होने के लिए क्या क्या अयोग्यताएँ हैं। ठीक है, तो ये अयोग्यताओं में क्या है? एक तो मान लो कि वो भारत का नागरिक न हो, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया हो,
मतलब सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायालय ने उसको पागल घोषित कर दिया हो, मानसिक विकृति जो है उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं हो। ठीक है। दूसरा, भ्रष्ट आचरण या अन्य अपराधों से जुड़े मामलों में उसे मतदान करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। मतलब उसने कोई भ्रष्ट आचरण किया और उसे मतदान करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन मान लो कि सरकार को ये लगा 3 महीने बाद ये लगा कि इस व्यक्ति के मतलब अपराध जो है वो ये निर्दोष है, अपराध गलत है, तो इस व्यक्ति का नाम जो है वापस सूची में जोड़ दिया जाएगा। ऐसे ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम जो है निर्वाचक सूची से तत्काल काट दिया जाएगा। अब आगे देखो, लेकिन यदि योग्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है, यदि अयोग्यता जो है वो समाप्त हो जाती है तो नाम दर्ज किया जा सकता है। यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं धारा 15 की। धारा 15 में दिया हुआ है कि मिथ्या घोषणा करना। धारा 15 में क्या दिया हुआ है? मिथ्या घोषणा करना। तो इसका क्या मतलब है? मान लो कि जिस दिन मतदाता सूची बन रही थी उस दिन वो व्यक्ति झूठ बोल देता है कि मैं भारत का नागरिक नहीं है, कहीं कोई दूसरे देश से आया हुआ है, लेकिन वो झूठ बोल दे कि मैं भारत का नागरिक हूँ। ठीक है। मान लो कि वो शरणार्थी है, रोहिंग्या है, लेकिन झूठी घोषणा कर देता है। और मान लो कि वो 18 वर्ष का हुआ ही नहीं है और झूठ बोल दे कि मैं 18 वर्ष का हो गया, तो अब उसने झूठी घोषणा करके क्या किया? अपना नाम निर्वाचक नामावली में जुड़वा लिया। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? उसको दंड दिया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। सज़ा क्या होगी? 1 वर्ष की कैद, मतलब 1 साल तक उसको जेल होगी। ये क्या अधिकतम है, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा, जुर्माना। जुर्माना कितना होगा? 2000 से लेकर 5000 रुपये तक का। मतलब 2000 से तो कम नहीं होगा और 5000 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो या फिर ये दोनों हो सकते हैं, 1 वर्ष का जुर्माना और 2000 से लेकर 5000, 1 वर्ष की कैद या फिर 2000 से 5000 रुपये का जुर्माना। ठीक है। तो ये हमने पढ़ी है धारा 11 से लेके 15 तक। धारा 11 से लेके, अब मैं इसको समरी कर देता हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ी है धारा 11 से लेकर के धारा 15 तक। धारा 11 में हमने ये देखा था कि नगर पालिका के लिए निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। दूसरी बार हमने देखा है धारा 12। धारा 12 में हमने देखा था कि राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन। 12 में क्या देखा? प्रत्यायोजन, मतलब वो अपने जो कार्य हैं वो नीचे के उप निर्वाचन आयुक्त को और सचिव को सौंप सकता है। धारा 13 में हमने देखा कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी, मतलब मतदाता सूची होगी, और इस सूची में किस किस को शामिल किया जाएगा और इसको कैसे अपडेट किया जाएगा ये हमने देख लिया था। फिर हमने देखा थी धारा 14। धारा 14 में हमने देखा था निर्हरताएँ या फिर अयोग्यताएँ। अयोग्यताएँ किसकी? किस व्यक्ति को निर्वाचक सूची है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे वो भारत का नागरिक नहीं हो, ठीक है, या फिर सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृतिचित घोषित किया गया हो। ठीक है। तो ये हमने योग्यताएं उसमें देखी थी। फिर हमने उसके बाद देखी थी धारा 15। धारा 15 में हमने देखा था मिथ्या घोषणाएं, मतलब कोई झूठी घोषणा करके निर्वाचक नामावली में शामिल हो जाए तो उसको सज़ा होगी। सज़ा क्या होगी? तो उसको 1 वर्ष की तो जेल होगी और 2000 से लेके 5000 के बीच में उसको जुर्माना होगा। तो ये हमने धारा 11 से 15 तक देखी थी। तो अब इसको याद करने का प्रयास करो। धारा 11 में क्या था? राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग धारा 12 में क्या था कि अपने कार्यों को सौंपेगा। तो इसके कार्य क्या हैं? ठीक है। मतदाता सूची को तैयार करना, फिर मतदाता सूची में कौन कौन शामिल नहीं होगा, जो अयोग्यताएँ, और फिर मिथ्या घोषणाएँ। धारा 11 में राज्य निर्वाचन आयोग है, धारा 12 में प्रत्यायोजन है, धारा 13 में मतदाता सूची है, धारा 14 में अयोग्यता है और धारा 15 में क्या है? मिथ्या घोषणाएँ। तो आप इसको याद करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और इसके अगले वाले जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे धारा 16 से लेकर के धारा 20 तक। ठीक है। अब हम प्रत्येक वीडियो में 5 धाराओं को कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके। और आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।